बड़ी सी हरन है बाहर, काफी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। हाँ भाग्यवान सो तो है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब वही इतनी ठंडी हवा चल रही है तो दिसंबर जनवरी की ठंड में क्या ही होगा। जैसे हर बार की ठंडी बीती है वैसे ही ये ठंडी भी बीत जाएगी। क्या ही ठंड बीतेगी माँ जी, देखो तो छत टूटी हुई है, बाहर की सारी ठंडी हवा टूटी छत और खिड़की से अंदर आ रही है। हर ठंड में हाल बेहाल हो जाता है। आप लोगों को क्या, ठंडी तो हमें झेलनी पड़ती है, अपने हिस्से के भी बिस्तर हम दे देते हैं। तो कहीं से लेकर आई थी क्या बहू? जब लेकर आई होती तो मजे से तुम भी कंबल रजाई ओढ़कर सोती। मेरी तो नसीब ही खराब है, ना जाने कहां से गरीब घर की बहुएं ले आई मैं। फिर कमला एक फटा हुआ कंबल ओढ़कर आंगन में चली जाती है। देख रही हो दीदी, सासू माँ तो ऐसे ताने देती हैं जैसे हम धन्ना सेठ के ससुराल में ब्याह कर आए। जब देखो तब बस हमारे गरीब घर के होने का ताना देती है। जब किसी चीज का कोई इलाज नहीं है तो क्या फायदा बोलकर। चलो काम में लग जाओ, जल्दी से काम निपटा लेते हैं, शाम होते ही सेहरन बढ़ जाती है, फिर काम भी नहीं होता। सही कहा आपने। जिसके बाद सारी बहुएं घर के काम में लग जाती हैं। कोई झाड़ू लगाती है, कोई पोछा, कोई कपड़े धो रही होती है तो कोई बर्तन। मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ वरना शाम हो जाएगी तो पानी भी बर्फ के जैसा हो जाएगा। गायत्री काजल के साथ नदी पर पानी भरने जाती है। आयो दीदी, ये पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी पानी इतना ठंडा कैसे हो गया? अभी तो शाम भी नहीं हुई, देखो तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। लगता है अब की ठंडी जल्दी शुरू हो जाएगी। सो तो है दीदी, चलो अब जल्दी से पानी भरकर घर चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रही तो पैर ठंडे हो जाएंगे। फिर दोनों बहुएं नदी से पानी भरकर घर आ जाती हैं और पांचों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। तभी देर शाम अपनी दिहाड़ी से लौटकर पांचों के पति घर वापस आते हैं। अरे आप लोगों के सिर पर पानी कैसे? पानी नहीं है, ये बाहर ओस पड़ रही है, अब ठंडी शुरू हो चुकी है। आप लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर पांचों बहुएं मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं और बिस्तर लगाती हैं। खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। पांचों बहुएं जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही होती हैं और पतली सी चादर ओढ़ रखी थी। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी, बाहर तेज हवाएं चल रही थी और घर की खिड़कियां और छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाएं घर से आर पार हो रही थी और घर में सोए लोगों को तेज ठंड लगने लगती है। अचानक रात में सिहरन बढ़ गई। चादर इतनी पतली है कि पता ही नहीं चल रहा कि कुछ ओढ़ रखा है। तभी पूर्णिमा देखती है कि हल्की ठंड से उसकी सांस की हवाएं उड़ गई है। कंबल ओढ़ने के बावजूद उनके दांत गड़गड़ा रहे हैं। ये दांतों की खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? हल्की ठंडी हवा से माँ जी को ठंड लग गई है। मैं ये चादर माँ जी को उड़ा देती हूँ, वरना हमारी तो नहीं लेकिन माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है दीदी। फिर पांचों बहुएं जो एक ही चादर ओढ़कर सो रही थी वो चादर अपनी सास को उड़ा देती हैं और हल्की ठंड में बिना कुछ ओढ़े चटाई पर ठिठुर कर सोई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बाहर हल्की ठंड पड़ने लगी थी और रोज बहुओं को ठंडी में सोना पड़ रहा था। टूटी छत के कारण घर में ज्यादा ठंड लगती थी। एक दिन दीदी अब मैं परेशान हो गई हूँ। ये माँ जी, ननद जी और बाकी घर वाले तो मजे से चादर और कंबल ओढ़कर सोते हैं। हमें ही हमेशा अपनी चादर कभी नीतू को तो कभी माँ को क्यों उड़ानी पड़ती है? हाँ, आज तो मैं इनसे कहूंगी कि छत और खिड़कियां मरम्मत करवाओ। बिना मरम्मत के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वरना हम सबका ख्याल रखेंगे लेकिन हमारी हालत खराब हो जाएगी ठंड आते आते। पांचों बहुओं ने तय कर लिया था कि आज अपने पतियों से बात करके रहेंगी। वहीं शाम में जब पांचों के पति अपने काम से घर लौट कर आते हैं तो अजी अब ठंडी का मौसम आ रहा है, देखो ना घर के खिड़की दरवाजे छत सब टूटा हुआ है। प्लीज मरम्मत करवा दो वरना ठंडी में बहुत दिक्कत होगी। हाँ पापा, मम्मी से ही कह रही है, ये दरवाजे खिड़की के टूटे होने के कारण ज्यादा ठंडी लगती है। सब तो रात में आराम से सो जाते हैं, लेकिन आप लोग आराम से सो सके इसीलिए हम पांचों अपनी चादर भी दे देते हैं। लेकिन ऐसा कब तक होगा? अच्छा, तो अब ये पांचों बहुएं अभी से घर में अपना चलाना चाहती हैं। बहू, छत और खिड़की मरम्मत कराने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सोचा था कि मेरी बहुएं आएंगी तो दहेज लाएंगी, तब घर मरम्मत करवाऊंगी, हमारी स्थिति सुधर जाएगी। मुझे क्या पता था मैं कंगाल बाप की 5 बेटियां ब्याह कर ला रही हूँ। अम्मा जी ऐसा तो मत कहो, आप लोग कौन सी बड़ी अमीर हो? गरीब की बेटी गरीब के घर आई है तो दहेज की कौन सी बात होती है? क्यों नहीं होती दहेज की बात बहू? आजकल हर कोई दहेज लेता है। दहेज का तो रिवाज है समाज में। हमारे पति तो ज्यादा कमाते भी नहीं है और यहाँ तो हमारी जिंदगी मायके से भी ज्यादा नरक है। किस बात का दहेज लेंगे आप, वो भी शादी के इतने सालों बाद? हीरा जैसा बेटा दे दिया, अपना इस बात का घमंड है। वैसे भी अब अगर यहाँ शांति से रहना है तो अपने पापा को फोन करके घर के मरम्मत के पैसे मांगो। हम गरीब हैं माँ जी,
भिखारी नहीं। और हम पापा से पैसे तो नहीं मांगेंगे, उनकी हालत वैसे भी बहुत खराब है। हाँ, और हमारे पास तो घर है माँ पापा, हमारी शादी के बाद इतने कंगाल हो गए हैं कि छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। वो घर की मरम्मत के पैसे कहाँ से लाएंगे? देख रही हो माँ, मायके की बात आते ही कैसे पांचों भाभी का मुंह खुल गया है। कुछ ज्यादा ही मुंह खुल गया इनका। अगर तुम पांचों अपने पापा से पैसे मंगवा रही हो तो ठीक है, वरना तुम पांचों को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। ये आपके साथ हमारे पति का भी घर है। अजी देख रहे हो माँ हमसे कैसे बात कर रही हैं? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम माँ के विरुद्ध नहीं जा सकते। या तो तुम पैसे मंगाओ या तो घर छोड़ कर जाओ, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम घर की मरम्मत करवा सके। सुन लिया कल मुहिया तुम पांचों ने, अब निकलो यहाँ से। पांचों बहुएं रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कमला की एक ही जिद थी, मायके से पैसे लाओ या तो घर से जाओ। पांचों बहुएं अपने मायके वालों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो मायके फोन नहीं कर रही थी। तभी कमला पांचों बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहीं नंद, ससुर, पांचों बेटे सब चुपचाप खड़े थे। वहीं आसपास की पड़ोसनें भी तमाशा देख रही थी। अच्छा हुआ कि कमला गरीब है, अमीर होती तो बहुओं का खून चूस लेती। और नहीं तो क्या, इसकी पांचों बहुएं इतना करती हैं फिर भी उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। इतनी ही हमदर्दी है इन पांचों से तो अपने घर में शरण दे दो। कमला की बात सुनते ही पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं पांचों बहुएं घर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही थी। उनके पास न अब रहने के लिए छत थी, न ही खाने के लिए खाना। पांचों यहाँ वहाँ घूम कर रहने के लिए जुगाड़ कर रही होती हैं। ऐसे घूमते घूमते रात हो जाती है। तभी विनीता को एक बड़े से मैदान में 5 बड़ी बड़ी पाइप दिखती है। दीदी रात हो गई है, ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई हैं। खाना तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो देखो वहाँ 5 बड़ी बड़ी पाइप हैं। क्यों ना आज रात हम उन पाइप में घुसकर सो जाएं, ठंडी से तो बच ही जाएंगे। अरे वाह विनीता, बहुत सही समय पर तेरा दिमाग काम किया। चलो आज हम यहीं रुक जाते हैं। पांचों बहुएं बड़ी सी पाइप में घुसकर सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह पांचों काम की तलाश में गांव में दर बदर भटकने लगती हैं। काका आपके खेतों में कोई काम है तो बताओ, मैं कर देती हूँ। हाँ, ये धान कटवाना है और फिर इन्हें पीटना भी है। इसके लिए मुझे 3 लोगों की जरूरत है। हाँ हम 3 हैं, हम कर लेंगे। फिर पूर्णिमा, गायत्री और नैना धनीराम के खेत में धान की कटाई और पिटाई करवाती है। वहीं शाम में, अरे वाह, तुम तीनों ने तो बहुत जल्दी सारा काम निपटा दिया। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी। दीदी ठंड होने लगी है, सुनो ना, ये जो पैरा निकला है धान का, काका से पूछो ना क्या करेंगे, वरना हम इस भूसे को साथ ले चलते हैं। कुछ नहीं तो आग जलाकर तापने के काम आएगा। हाँ सही कह रही हो, और खाना बनाने में भी मदद हो जाएगी इससे। काका आपको ये भूसे की जरूरत नहीं है तो क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। वैसे भी मेरे यहाँ जानवर भी तो नहीं है, मैं क्या करूँगा इतने सारे भूसे का। फिर तीनों बहुएं भूसे की झाल में सारा भूसा भरकर वहीं खाली मैदान में ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल और विनीता को लोगों के घरों में बर्तन कपड़ा धोने का काम मिल जाता है। दोनों अपने काम से वापस आ रही होती हैं कि उन्हें राशन की दुकान के सामने ढेर सारे फटे पुराने बोरे रखे हुए दिखते हैं। दीदी देखो ना, वहाँ कितने सारे बोरे रखे हैं। ठंड में ठिठुरने से अच्छा है अगर ये बोरे हमें मिल जाते तो कम से कम ठंडी से थोड़ा बच जाते। वो राशन वाला हमें बोरे क्यों ही देगा, उसे भी तो काम हो सकता है। एक बार पूछ तो सकते ही हैं उसमें क्या हुआ। इसके बाद विनीता राशन वाले के पास जाती है। हाँ बहन, क्या चाहिए बताइए। भैया जी, ये दुकान के बाहर जो बोरे रखे हैं, यदि आपके काम के ना हो तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? इस बोरों की मैं रजाई से लूंगा। अगर काम के होते तो दुकान में होते, ना कि सड़क किनारे। ले जाओ, कोई काम नहीं है इसका। वैसे भी गाड़ी वाला आता तो कचरे में डालना था। रोशन की बात से विनीता और काजल दोनों खुश हो जाती हैं और सारे बोरे लेकर उसी मैदान में आ जाती हैं। बाकी तीनों बहुएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। दीदी ये देखो, हम बोरे लेकर आ गए हैं। आज बिछाकर सोएंगे, इससे ठंड कम लगेगी। इससे तो हम ओढ़ भी सकते हैं। आप ये क्या लाई हो? भूसे, इसका क्या होगा? चूल्हा जलाने के काम तो आ ही जाएगा ये। वैसे काम मिला? हाँ, लेकिन चिंता अभी ये है कि हम रहेंगे कहाँ। ऐसे इस पाइप में तो दिन गुजरने से रहा। रहने के लिए घर न होने के कारण पांचों बहुएं चिंतित हो जाती हैं। तभी बोरे और भूसे को देखकर बड़ी बहू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हम इस बोरे में भूसा भर कर घर बना सकते हैं। वैसे भी बोरे गर्म होते हैं, ठंडी से बचने में मदद मिलेगी। अरे वाह, दीदी ने तो गजब का आइडिया बताया है। फिर पांचों बहुएं बोरे में भूसा भरने लगती हैं और एक के ऊपर एक भूसे से भरा हुआ बोरा रखकर भूसे और बोरे का बना हुआ घर तैयार करती है और घर की खिड़कियों पर बोरे से बने हुए पर्दे लगाती हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा घर में ना आ सके। हमने तो जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा बना है। हाँ, लेकिन क्या हम ठंड में जमीन में सोएंगे? बोरे बिछाकर सो जाएंगे, बोरा भी तो गर्म होता है।
जिसके बाद उस रात सभी अपने बोरे से बने घर में बोरा बिछाकर सो जाती हैं। लेकिन अगले दिन पांचों बहुओं को जमीन की ठंड से सर्दी लग जाती है। अच्छू, अरे रे, बहुत तेज सर्दी लग गई। आपने ही तो बोरे बिछाने का सुझाव दिया था ना। आप देखो, आपको तो सर्दी हुई है और हम सबको भी हो गई। अच्छू, सारी बहुएं छींक छींक कर परेशान हो जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी और हम बीमार पड़ गए तो दवा के भी पैसे नहीं हैं। दीदी, क्यों ना हम इस बोरे में भूसा भरकर बेड बना ले। इससे हमें सोने में भी राहत रहेगी और भूसे और बोरे से बना हुआ बेड काफी आरामदायक भी होगा। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये आइडिया बहुत अच्छा है। जिसके बाद पांचों बहुएं बोरे में भूसा भर भर कर एक बड़ा सा बेड तैयार करती हैं ताकि पांचों बहुएं आराम से अब बेड पर सो सके। जिसके बाद पांचों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। बहुएं खेतों में काम करने जाती हैं, वहां से और भूसा लेकर आती हैं और बाकी दो बहुएं काम से लौटते समय राशन वाले के यहाँ से खराब बोरे ले आती हैं। रात में भूसा जलाकर पांचों चूल्हे पर खाना बनाती हैं। अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है। जमीन इतनी ठंडी है कि जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाएगा। और देखो तो बोरा बिछाने के बाद भी ठंड लग रही है। हमने जैसे घर बनाया, बेड बनाया, वैसे ही हम इन बोरों में भूसा भरकर बैठने के लिए काउच बना सकते हैं। वो आरामदायक भी रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। हम आराम से बैठकर उस पर खाना खा सकते हैं। फिर पांचों बहुएं बोरों में भूसा भरकर बैठने के लिए काउच तैयार करती हैं और फिर मजे से बैठकर खाना खाती हैं। आज तो मजा ही आ गया। इतना सुख तो ससुराल में भी नहीं था जितना यहाँ है। लेकिन अगर काउच की जगह टेबल कुर्सी होती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ वो तो है, लेकिन कहाँ हमारा नसीब। इतना है वही बहुत है। टेबल कुर्सी बड़ी बात थोड़ी ना है दीदी। मैदान में देखो कितने सारे गत्ते पड़े हुए हैं, हम इससे बना सकते हैं। जिसके बाद बहुएं गत्तों को अंदर लाकर उस पर भूसा और बोरे चढ़ाती हैं और भूसा, बोरे और गत्ते का इस्तेमाल करके टेबल और कुर्सी तैयार करती हैं। मैंने नहीं सोचा था ये इतना सुंदर बन जाएगा। बहुत प्यारा बना है। अभी तो हमें ठंड के कपड़े भी सिलने होंगे, वरना ठंड में हालत खराब हो जाएगी। कल बाजार से कैंची और सुई धागा लेकर आएंगे। वहीं अगली रात खाने के बाद पांचों बहुएं कैंची लेकर बोरे काटने लगती हैं और उनके पास मशीन न होने के कारण हाथ से ही सुई धागा से अपने लिए कपड़े तैयार करती हैं और पहनकर देखती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। इसमें तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। इसे पहनने के बाद बाजार में बिकने वाले स्वेटर की जरूरत ही नहीं लग रही है। चलो दीदी, अब नींद आ रही है, सोते हैं। कल फिर से काम करने जाना है। पांचों बहुएं अपने बनाए हुए बेड पर जाकर सो जाती हैं। लेकिन आधी रात में विनीता और काजल दोनों बेड के दोनों साइड से धड़ाम से नीचे गिरती हैं और वो फिर से बेड पर सो जाती हैं। आधी रात में 3 बार वो धड़ाम धड़ाम बेड से गिरती हैं। वहीं अगली सुबह दीदी, आज रात में तो हालत खराब हो गई। मैं और काजल दीदी बार बार बेड से गिर रही थी। ये बेड छोटा पड़ गया हमें। हमने सोचा था कि हम पांचों आराम से सो जाएंगी। ना बाबा, अब तो मैं इस पर हरगिज नहीं सोऊंगी। अब की गिरी और चोट लग गई तो हो गया कल्याण। कोई ना, हम तुम्हारे और काजल के लिए बोरे में भूसा भरकर बढ़िया सा गद्दा बना देंगे ताकि तुम दोनों आराम से सो सको। फिर पांचों बहुएं मिलकर बोरे में भूसा भरकर गद्दे तैयार करती हैं और साथ में बोरों को हाथ से सुई धागा से जोड़कर ओढ़ने के लिए चादर भी बनाती हैं। अब काजल और विनीता आराम से गद्दे पर सोती हैं और बाकी बहुएं बेड पर बोरे से बनी चादर ओढ़कर सोती हैं। वहीं सारी बहुएं अब बोरे से बने कपड़े ही पहनती हैं, जहां आसपास के लोग देखकर भी काफी हैरान होते हैं। एक दिन जब बहुएं बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तो एक पड़ोसन उन्हें मिलती है। कैसी हो पूर्णिमा बहू? काकी जी, आप यहाँ? बस सब्जी लेने आई थी। वैसे बहुत बुरा हुआ तुम पांचों के साथ। कहाँ रह रही हो अभी? बस यहीं पास में। चलिए ना, चाय पीकर घर जाइएगा। फिर पूर्णिमा जानकी को अपने साथ अपने बोरे और भूसा से बने घर में ले जाती है, जो कि अंदर से बहुत गर्म होता है। ये घर तो काफी अलग है बहू, और तुम सबके कपड़े भी सब बोरों से बना है। आंटी जी, आप बैठिए ना कुर्सी पर। फिर जानकी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी छोटी बहू विनीता जानकी के लिए चाय पानी लेकर आती है और बोरे से बने हुए टेबल पर वो उसे चाय देती है। ये तो बहुत बढ़िया है। टेबल कुर्सी सब बोरे और घास से बनी, काफी मजबूत भी है। फिर जानकी मजे से चाय पीती है। बहू, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में ये बोरे से बने कपड़े और सामान बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तुम्हें इसे समेट कर रखना चाहिए, वरना इतना बढ़िया घर कबाड़ जैसा लगने लगेगा। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। थैंक यू आंटी जी, हम जरूर कुछ जुगाड़ करेंगे। वैसे तुम्हारे बोरे से बने हुए कपड़े काफी सुंदर और आरामदायक लग रहे हैं, गर्म भी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा गर्म और कंफर्टेबल हैं। क्या तुम मेरे लिए बना कर दोगी? बाजार में स्वेटर बहुत महंगे हैं, तुम्हें तो पता है। हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं, आप वो ले जाइए। फिर नैना अपने पास से बोरे से बना हुआ एक स्वेटर लाकर जानकी को देती है और जानकी जी खुशी से वहाँ से चली जाती है। सब अच्छा था, लेकिन जब जानकी काकी आई और उन्होंने कहा कि घर फैलाए तो बहुत बुरा लगा। मुझे भी। हमें एक अलमारी बनानी होगी। अभी भी कुछ गत्ते बचे हुए हैं। हम गत्ते पर भूसा चिपकाकर फिर बोरी से लपेटकर अलमारी बनाते हैं।
मजबूत भी रहेगी और सामान रखने के लिए अच्छा रहेगा। फिर बहुएं गत्ते का इस्तेमाल करके उस पर भूसा चिपका कर बोरी से कवर करती हैं और एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती हैं। देखो कितना आसान था, कितना जल्दी हो गया ना। हाँ दीदी, अब सारे कपड़े और बिखरा हुआ सामान हम अपनी भूसा और बोरी से बनी हुई अलमारी में रख देते हैं। पांचों बहुएं मिलकर घर को समेटती हैं और सारा सामान अलमारी में रख देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुएं घर की गृहस्थी का सामान तैयार कर लेती हैं। वहीं जानकी जी बहुओं से जो स्वेटर लेकर गई थी, वो मजे से मोहल्ले में बहुओं की तारीफ करके वो स्वेटर पहनती हैं। पता है राधिका, ये बोरी से बना हुआ स्वेटर मुझे कमला की बहुओं ने गिफ्ट किया है। बड़ा ही गर्म और आरामदायक है। अच्छा ठीक है ना पांचों अब। अरे कमला को तो दया है ही नहीं। हाँ पांचों अब खुश है, अपना बढ़िया सा घर भी बना लिया है पांचों बहुओं ने। बढ़िया है। और देखो पांचों के जाते ही कमला के घर की बर्बादी भी तो शुरू हो गई। पांचों घर का ख्याल रखती, सबका ख्याल रखती थी। अब ठंडी से परेशान पूरा परिवार बीमार पड़ा है। बच्चों की भी हालत खराब कर रखी है उन्होंने। बुरे के साथ बुरा ही होता है। वहीं अब जानकी जी जब मोहल्ले में कमला की पांचों बहुओं के गुण गाती हैं तो ये बात कमला तक भी पहुंचती है। अच्छी जानकी बहन, कैसी है मेरी बहुएं? ठीक है ना? आज बहुत याद आ रही बहुओं की। जब घर से निकाली तब तो याद नहीं आई थी। वैसे तुम्हारी बहुएं ठीक है, खुद का घर बनाया है बड़ा सा, बोरी और भूसे से, काफी गर्म है घर। अच्छी, जब से मेरी बहुएं गई है मेरी तो हालत खराब हो गई है। हाँ पहले कदर कर लेना था। जाओ, गंगा नदी के पास वाले मैदान में ही रहती हैं बहुएं। फिर कमला अपनी बेटी कीर्ति और बहुओं के दोनों बच्चों के साथ में बहुओं के घर उनसे मिलने जाती है, जहाँ बहुएं बोरे से बने हुए कपड़े बेचने के लिए सिल रही थी। पांचों अपनी सास नंद को वहाँ आया देखकर हैरान हो जाती हैं। आप यहाँ कैसे? बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मुझे इसका एहसास है। भाभी, हमने आपकी बात नहीं मानी, जिस कारण अब हम सब घर में बीमार पड़े हैं। भैया की तो कमाई भी इतनी नहीं है कि सब मैनेज हो सके। सारा पैसा दवाई में ही लग रहा है। मम्मी, अब हम आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी, अब हम यहीं रहेंगे। पापा दादी बुआ इनके साथ नहीं रहना, ये लोग गंदे हैं। आपको हमसे अलग कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कहते बेटा, दादी है वो। बहू घर चलो, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम घर नहीं जाएंगे। आज हमारे पास आसरा है, ये देखकर आप यहाँ आई हैं। लेकिन तब एक बार नहीं सोचा आपने कि हम पांचों गरीब बहुएं कहाँ जाएंगी? कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता भला? इतना मत इतराओ भाभी, हमारे सिवा कौन है आपका? भूलो नहीं, छत की मरम्मत के पैसे मांगने आई होगी। घमंड जाग गया लगता है। रस्सी जल गई, लेकिन ननद जी का बाल नहीं गया। हमारे बच्चे छोड़ दीजिए आप और जाइए यहाँ से। हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। सास कमला अपनी बेटी कीर्ति के साथ मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बहुओं के ससुराल में टूटी छत और खिड़कियों के कारण बाहर से बहुत तेज ठंडी हवाएं आती थी और घर में गरीबी के कारण इनके पास न ढंग से ओढ़ने का था न बिछाने का। ठंडी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी आधी रात में। बहुत तेज ठंड लग रही है बेटा, बहुत ठंडी है। शायद भाभी के कहने पर हमने घर की मरम्मत करवा ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तुम दोनों की वजह से ही बहुएं चली गई। अब देखो वो मजे से रह रही है और हम यहाँ ठंड में परेशान हो रहे हैं। अब क्या मुंह लेकर जाएंगे बहुओं के पास? मेरी तो हिम्मत नहीं होती। अब एक बार जाकर आ गई हूँ, उन्होंने आने से मना कर दिया। यहाँ ससुराल वाले ठंड से परेशान थे। पति शाम में ओस में भीग कर घर आते हैं और रात में छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाओं के साथ घर में ओस भी बरसती है। ऐसे दिन बीत रहे थे, ससुराल वालों की हालत खराब हो रही थी। वहीं बोरे और भूसे से बने घर में बहुएं आराम से रह रही थी और अब तो उन्होंने अपना खुद का काम भी शुरू कर लिया था। दीदी देखो ना, मैंने बच्चों के लिए कितनी बढ़िया फ्रॉक बनाई है। चाची मेरे लिए? ये ले मेरी गुड़िया, तेरे लिए बनाई है। तभी तो फ्रॉक बनाने का आइडिया आया। और मेरे लिए कपड़ा कौन बनाएगा चाची? छोटी चाची है ना तुम्हारी, मैं बनाऊंगी। फिर विनीता सोनू के लिए शर्ट और पैंट तैयार करती है। वाह चाची, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलो अब ये बाकी के बोरी से बने हुए कपड़े गरीबों में देने हैं और बाजार में भी लेकर जाकर बेचने हैं। फिर गायत्री और पूर्णिमा बोरी से बने हुए कपड़े ले जाकर गरीबों में दान करती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, खुश रहो। तुम बाजा बहुत अच्छी हो, रोज यहाँ कपड़े बांटने आती हो। अगर तुम ना होती तो हमारी ठंड में तो हालत खराब होने वाली थी। शुक्रिया बेटी। काकी ये लो, आप भी ये स्वेटर और बोरे से बनी शॉल। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की और लंबी उम्र दे। ऐसे ही जब बहुएं गरीबों में बोरी से बने हुए ठंड के कपड़े दान करती हैं तो बदले में उन्हें काफी दुआएं मिलती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं, वो रोज गरीबों को कपड़े दान करने जाती हैं।
वहीं बाजार में लोग लाइन लगाकर पांचों बहुओं के बनाए हुए बोरी से बने गर्म कपड़े खरीदते हैं। दीदी, ये बोरी की शर्ट कैसी थी? बहुत बढ़िया है। 2 दे दो, और एक फ्रॉक और एक बोरी से बना सलवार कमीज। ये कपड़े इतने गर्म है कि स्वेटर से ज्यादा किफायती है। ये लो भैया, ये आपके कपड़े, इसके हुए 1050। ये लो बहन जी आपके पैसे। मुझे ये बोरी से बनी हुई हुडी दे दो। ये लीजिए, आपके हुए 250। ये तो सही है, बाजार में नॉर्मल हुडी भी 500 की आती है। ये लो पैसे। ऐसे सभी ग्राहक आते और अपने मनपसंद के बोरी से बने गर्म कपड़े लेकर जाते हैं। तभी वहाँ बहुओं के ससुराल की पड़ोसन राधिका आती है। क्या तुम पांचों इतनी निर्दयी हो गई हो? वहाँ ठंड में तुम्हारी सास, ननद, ससुर, पति की हालत खराब है और यहाँ तुम पैसे गिनने में बिजी हो। मेहनत की कमाई है, फ्री की नहीं। एक दिन हम भी बेघर थे, कोई देखने वाला नहीं था, तब तो किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। देखो बहुओं, तुम्हारी सास की ठंड से हालत बहुत खराब है, अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो अच्छा रहेगा। राधिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी रात में जब पांचों बहुएं घर जाती हैं, तो आज किसी का भी मन नहीं लग रहा था। हम घर चलते हैं, कुछ भी हो हमारा घर है वो, और वहाँ रहने वाले हमारे अपने। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने ससुराल जाती हैं। उनका पूरा घर बिखरा पड़ा है। बहुत दिन से घर में खाना नहीं बना। पूरे घर में ठंडी हवा है, छत पहले से ज्यादा टूट गई है और सभी बिस्तर पर पड़े हैं, खांस रहे हैं। तुम पांचों यहाँ कैसे? हमारी हालत पर तरस खाने आई हो? नहीं, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलने आए हैं हम। मुझे माफ कर देना विनीता, उस दिन मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। मेरे पति ना होते तो जिंदगी भर बात भी ना करती मैं तुमसे, लेकिन क्या करूं, शादी की है, मजबूर हूँ। लो, पहले ये गर्म कपड़े पहन लो, अच्छा लगेगा। पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों को गर्म कपड़े पहनने के लिए देती हैं। अब आप सभी हमारे साथ चलो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो हमसे नाराज नहीं है बहू? नाराज होकर क्या आप लोगों को ये तकलीफ में छोड़ दूं? हो तो आप हमारे अपने ही। फिर बहुएं सभी घर वालों को अपने साथ ले जाती हैं। पांचों बहुओं के पति और उनके सास ससुर बहुओं का घर देखकर हैरान थे। उस घर में जरूरत का हर सामान था। ये सब तुम पांचों ने मिलकर खुद से बनाया है? हाँ, हार मान लेते तो आपके जैसे हालात होते आज हमारे। आज सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे। पांचों बहुएं ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं और गर्म पानी देती है ताकि सर्दी न लगे। जिसके बाद काजल भूसे से आग जलाती है ताकि सब आग में हाथ पैर सेक सके। जब तक सभी हाथ पैर सेकते हैं, पांचों बहुएं मिलकर बोरी और भूसे से ढेर सारे गद्दे और रजाई तैयार करती हैं और साथ में तकिया भी, ताकि रात में सभी आराम से सो सके। चलो, सबके लिए बिस्तर तैयार हो गया है, अब आप लोगों को ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। हमारे लिए छोटा बिस्तर नहीं तैयार किया आपने? वो देखो, तुम्हारे लिए छोटा बेड तैयार किया है बेटा, तुम और नीतू आराम से उस पर सो सकते हो। जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ भूसे और बोरी से बने घर में खुशी से रहने लगती है और वो अपनी कमाई के पैसों से एक मशीन लेकर बोरी के कपड़े काटकर मशीन पर सिलती है और भारी मात्रा में ठंडी में बोरी से बने हुए कपड़े बेचती है। पूर्णिमा, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब तबीयत ठीक है पहले से? ठीक है, फिर हम ये कपड़े सिलते हैं, आप बाजार में बेच आओ। ऐसे ही अब बहुओं की अच्छी आमदनी होने लगती है।